जय हिंद साथियों आज के वीडियो का विषय है द असम राइफल्स डायलेमा पार्ट 2। और आज हम बात करेंगे रिपोर्ट 214 के बारे में जो 12 दिसंबर 2018 को पार्लियामेंट में पेश हुई थी। और ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी जिसका विषय था वर्किंग कंडीशंस इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो जैसा कि आपको पता है, जो 4 फोर्सेस है हमारी, वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कहलाती है: असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो साथियों, आज हम जो रिपोर्ट 214 है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका ज़मीनी स्तर पे कितना इम्प्लीमेंट किया गया है उसे। और आपको भी कुछ अगर लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने विचार रख सकते हैं। तो आज स्पेशली हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे। तो पहले प्रमोशन की बात करते हैं। तो कमेटी ने बताया कि जो वार्स रैंक में हैं वो जो वार्स है वो राइफलमैन में भर्ती होते हैं और उनकी प्रमोशन सूबेदार मेजर तक होती है। लेकिन फोर्स में कुछ ऐसे भी आइसोलेटेड ट्रेड है जो राइफलमैन में भर्ती होते हैं और 30-30 साल सर्विस करते हैं और राइफलमैन ही रह जाते हैं और राइफलमैन में उन्हें घर जाना पड़ता है। तो क्या उन्हें एक भी प्रमोशन का हक नहीं है क्या, जो इतने साल सर्विस करें और राइफलमैन में भर्ती होते हैं और उन्हें एक भी प्रमोशन ना दिया जाए और 30 साल वो एक राइफलमैन में काटे, ड्यूटी दे और फिर घर चला जाए। जो हमारे जनरल साहब लोग हैं जो हमें कमांड करते हैं, आपको पता होगा, जो हमारे जो पूर्व सीडीएस बिपिन राव साहब, वो 1 साल के लिए जो सर्विस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो जब वो अपने प्रमोशन के बारे में इतने कॉन्शियस है, तो जो जवान 30-30 साल तक राइफलमैन में यहाँ पर नौकरी करते हैं, क्या उन्हें एक भी प्रमोशन का हक नहीं है क्या? या किसी को जो अधिकारी है, किसी को इनकी जो मजबूरियां हैं वो नहीं दिखाई देती कि इन्हें एक भी प्रमोशन ना दे और 30 साल तक ये राइफलमैन में सर्विस करते रहे? तो ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और जो कमेटी ने भी इसमें पॉइंट आउट किया था, लेकिन अभी तक इसका ज़मीनी स्तर पर कोई भी इसमें सुधार नहीं हुआ है और स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। तो साथियों, आगे कमेटी बताती है कि जो एक वार्स है वो 13 साल की सर्विस पूरे होने के बाद, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर पूरा हो जाए तो 13 साल की सर्विस के बाद वो ग्रुप पे ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता है। खैर, इसके लिए हम वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे ऑफिसर की बातें। और अभी हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। 2 नंबर पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कमेटी ने आगे, कमेटी बताती है, पॉइंट आउट करती है कि जो असम राइफल में जो 4 स्तरों पे रिक्रूटमेंट होता है। एक राइफलमैन, डायरेक्ट राइफलमैन आते हैं, फिर डायरेक्ट हवलदार भी आते हैं, फिर डायरेक्ट वांट ऑफिसर की भी भर्तियाँ होती है और डायरेक्ट नायब सूबेदार भी आते हैं। लेकिन ऑफिसर रैंक में डायरेक्ट कोई भी एंट्री नहीं है असम राइफल में। और शायद असम राइफल एक ऐसी फ़ौज है इंडिया में, चाहे पुलिस ले लो चाहे आर्मी ले लो, जहाँ पर जो ऑफिसर्स है डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स की नहीं है। अगर आपको किसी और फोर्स के बारे में ऐसा पता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या इंडिया में कोई ऐसी और फोर्स भी है जिसमें ऑफिसर की डायरेक्ट एंट्री ना हो। तो हम बात कर रहे थे कि जो असम राइफल में जो एंट्री है 4 स्तर पर है: राइफलमैन, हवलदार, वांट ऑफिसर और नायब सूबेदार। जो कि एक कमेटी बताती है कि जो मुख्य कारण है स्टैग्नेशन ऑफ प्रमोशन का, कि 4 रैंक में। तो कमेटी ने सुझाव दिया कि ये जो एंट्री है, जो पीबीआर में पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक में, सिर्फ 2 ही स्तरों पे होनी चाहिए। या तो आप राइफलमैन भर्ती कीजिए और सूबेदार के रैंक में भर्ती कीजिए। तो 2 स्तरों पे ही होनी चाहिए ताकि जो राइफलमैन है उसे समय से वो हवलदार बन पाए और जो हवलदार है वांट ऑफिसर बन पाए, और इस तरह से सीक्वेंस वाइज आगे से आगे प्रमोशन मिलती रहे।
अब जो कमेटी है वो आगे पॉइंट आउट करती है कि जो असम राइफल में 200 सूबेदार मेजर है, लेकिन उसके रैंक से ऊपर यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट और कैप्टन की जो संख्या है 370 है, जो कि अगेन एक डिस्पैरिटी है कि 200 सूबेदार मेजर के अगेंस्ट में 370 कैप्टन या असिस्टेंट कमांडेंट मौजूद है असम राइफल में। तो कमेटी सिफारिश करती है कि जो सूबेदार मेजर है इनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स जो रैंक्स है जैसे सूबेदार नायब सूबेदार उन्हें प्रमोशन आगे का प्रमोशन मिले। अमूमन ये देखा गया है कि जो 100 में से सिर्फ 33% जो हवलदार है वो नायब सूबेदार बन सकते हैं, बाकी को हवलदार के रैंक में ही घर जाना पड़ता है, या फिर 33% ही जो नायब सूबेदार है वो सूबेदार बन पाते हैं, और इसी तरह से 33% सूबेदार ही सूबेदार मेजर बन सकते हैं, और बाकी को चाहे क्वालिफाइड हो सर्विस के तहत एलिजिबल हो फिर भी उन्हें घर जाना पड़ता है, उसी रैंक में घर जाना पड़ता है, और फोर्स उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो ज़रूरत है कि जो संख्या है हवलदार वारंट ऑफिसर की वो बढ़ाई जाए, और जो सूबेदार मेजर के जो संख्या है 200 की और उन्हें भी बढ़ा दिया जाए। तो ये कमेटी की सिफारिश थी 2018 में, जो कि आज शायद 2025 तक भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और जो प्रमोशन है असम राइफल में बहुत ही स्टैग्नेंट हो गई है, बहुत ही देरी से प्रमोशन हो रही है। अब कमेटी आगे बताती है कि जो असम राइफल में आर्मी ऑफिसर और असम राइफल एयर कैडर ऑफिसर हैं उनकी जो रेशो है अभी 80-20 की रेशो है, यानी कि जो 80% ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी से आते हैं, और जो सिर्फ 20% ऑफिसर्स है वही असम राइफल के हैं। तो कमेटी जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती है यहाँ पर कि जो संख्या है एयर कैडर की वो बढ़नी चाहिए, और ये संख्या लगभग 34% होनी चाहिए, और रेस्ट ऑफ जो संख्या है इंडियन आर्मी की वो 66% लगभग होनी चाहिए। लेकिन अभी तक शायद यह भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और आपको पता होगा कि असम राइफल के जो अफसर हैं वो भी उतने ही वेल टैलेंटेड होते हैं, और उन्हीं जो इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किए होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी प्रमोशन को भी ज़बरदस्ती डिले किया जाता है ताकि वो अगले रैंक उन्हें प्राप्त ना हो, और कमांडेंट रैंक तक वो घर चल जाते हैं, और उससे आगे उन्हें प्रमोशन भी नसीब नहीं होती है। अब आप देखिए जो आर्मी से कर्नल आते हैं वो असम राइफल की जो बटालियंस है वहाँ कमांड करते हैं, लेकिन जो एयर कैडर ऑफिसर्स हैं वो असम राइफल की यूनिटों को कमांड नहीं कर सकते हैं, जबकि वो कैपेबल होते हैं कमांड करने के लिए, क्योंकि जो असम राइफल के ऑफिसर है वो डिप्यूटेशन में जाते हैं आईटीबीपी में, एसएसबी में, और वहाँ पर जो बटालियंस है उन्हें कमांड करते हैं, लेकिन असम राइफल के ही अंदर वो कमांड नहीं कर सकते हैं, और जो असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और ट्वाइसी और इस तरह से उनके जो प्रमोशन है इस तरह से डिले किया जाता है ताकि वो सिर्फ कमांडेंट तक की प्रमोशन हासिल कर सके, और उसके बाद उनकी सर्विस और उम्र पूरी हो जाए और वो कमांडेंट रैंक से ही घर चले जाए और फर्दर प्रमोशन हासिल ना कर सके। फिर जो पॉइंट नंबर 2 जो था कि जो एक वार्स है वो 13 साल की सर्विस के बाद कमीशन ले सकता है अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे तो साथियों जो 13 साल का पीरियड है ये बहुत ही एक लंबा पीरियड है कि कमीशन फ़ाइट करने के लिए कि वो 13 साल इंतज़ार करें और फिर एलिजिबल हो, उसके ACR वगैरह फिलअप हो। ये जो 13 साल का ड्यूरेशन है ये कम करके 3 या 5 साल करना चाहिए ताकि जो जवान हैं यंग एज में प्रमोशन ले सकें, और इस तरह से कमांडेंट की प्रमोशन से आगे भी उसे प्रमोशन मिले। ये नहीं कि 13 साल की सर्विस के बाद वो अप्लाई करे, 35 साल तक वो एलिजिबल हो और उसके बाद कमीशन फ़ाइट करे और उसकी इस तरह से उम्र उसकी बीतती जाए और उसे कमांडेंट से आगे प्रमोशन ना मिले। अगर असम राइफल के अपने ऑफिसर नहीं होंगे तो जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स है असम राइफल की उन्हें कौन सुनेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि वैसे आर्मी ऑफिसर भी वेलफेयर ओरिएंटेड
होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो रेजिमेंटल ऑफिसर होते हैं, रेजिमेंटल ऑफिसर होने की ज़रूरत है असम राइफल में, जो कि जो रूट लेवल की जो असम राइफल में ड्यूल कमांड जैसी जो प्रॉब्लम्स है या दूसरे रूट लेवल की प्रॉब्लम्स है उन्हें जान सके और उनका निवारण कर सके। जो इंडियन आर्मी से ऑफिसर्स आते हैं वो 2 या 3 साल के लिए डेप्यूटेशन पे आते हैं, और जब तक वो असम राइफल के बारे में कुछ समझ सकते हैं तब तक उनका टाइम हो जाता है इस फोर्स से जाने के लिए। तो असम राइफल के अपने रेजिमेंटल ऑफिसर्स होने चाहिए ताकि वो जो वेलफेयर है जवानों के और इस फोर्स के बारे में अच्छे से जान सके और अपने पॉइंट रख सके जो अपने चेन ऑफ कमांड में। तो साथियों, इसमें मैं अपनी बातें भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ। असम राइफल में देखिए जो प्रमोशन है उसमें बहुत ही बड़ी डिस्पैरिटी है। कई ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पर जो हवलदार है हवलदार से डायरेक्ट नायब सूबेदार बनते हैं, और कई ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पर हवलदार से पहले वार्ड ऑफिसर बनना पड़ता है और फिर वार्ड ऑफिसर से वो नायब सूबेदार बनते हैं। तो एक ही फ़ौज है और कई में इस तरह से बीच के जो रैंक है उनको बाईपास कर दिया जाता है और वो अगला रैंक एक मिस करके अगला रैंक उन्हें मिल जाता है। तो एक ही फोर्स है, किसी में कोई डायरेक्ट हवलदार या वार्ड ऑफिसर बन जाता है, जो कि एक डिस्पैरिटी है जैसा ऐसा कि कहीं भी नहीं होता है। जैसे आर्मी में आप देख लीजिए तो वहाँ पर XYZ ग्रुप्स होते हैं और जो सभी होते हैं जो सभी एक सिपाही में भर्ती होते हैं, और हाँ उनकी जो XYZ ग्रुप के हिसाब से पे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो सिपाही से ही नायक हवलदार बनते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी में देखा होगा आपने कि हवलदार के बाद डायरेक्ट जंप मार के नायब सूबेदार बनते हैं, और जैसे हमारे GD पर्सन्स हैं उन्हें हवलदार के बाद वार्ड ऑफिसर बनना पड़ता है और फिर वार्ड ऑफिसर के बाद नायब सूबेदार बनता है, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। एक अगर हम यूनिफॉर्म्ड जो फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए कि अगर सभी एक राइफलमैन हवलदार या नायब सूबेदार बन जाए हवलदार से, ये बीच का रैंक या तो नहीं होना चाहिए, या अगर होना चाहिए तो ये सभी के लिए लागू होना चाहिए कि हवलदार के बाद वार्ड ऑफिसर बने और फिर नायब सूबेदार बने। तो ये भी एक प्रमोशनल डिस्पैरिटी ही है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बने रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। और यदि आपके प्रमोशन से रिलेटेड आपके कुछ और पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम आने वाली वीडियो में उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।